स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 गाइस। आ जाएंगे सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से, जल्दी जल्दी, एकदम औसम तरीके से सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ, राइट। ओके एवरीवन, मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं बेटा। हमारा ये सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ये जो हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है 18 मार्च से, ये उसके रिगार्डिंग ये हमारा लेक्चर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है सर। ये नई बैच है कौन से अटेम्प्ट के लिए? सितंबर 25, जनवरी 26 एंड मई 26 वालों के लिए। वो जो भी बच्चे जो इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस बैच को बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, पहले जो 7 लेक्चर है वो हमारे यूट्यूब के ऊपर होने वाले कंप्लीटली, मैं आपको बता दूं। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग किसके ऊपर शिफ्ट होंगे बेटा? देन फिर हम लोग ऐप के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था बेटा कि क्या सब्जेक्ट्स होता है, क्या सीए फाउंडेशन के अंदर क्या क्या चीजें अपने को करना होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था। फिर मैं आपको कितने बुक्स दूंगा, होप्स तो आप सभी लोगों ने 100 पेजेस की आज नोटबुक लाई होंगी, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें लिखवाना है बेटा। मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा मैं उसके साथ साथ में आपको नोट्स बनाते हुए चलूंगा, साथ साथ में आपको मैं लिखवाते हुए चलूंगा, जिससे आप क्या करोगे, हैंड रिटन नोट्स आपके बन जाएंगे, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, एकदम इजी रहने वाले हैं, ठीक है। ओके तो दोस्तों एक और बात बता दूं कि आपको मैं आपको एक लेक्चर ट्रैकर प्रोवाइड करवाता हूं। इस लेक्चर ट्रैकर के अंदर मैं आपको पूरे क्लासेस के बारे में डिटेल्स देता हूं बेटा, कि कौन से क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, वो सारी बातें इसके अंदर की जाती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं सारे लोगों को कि देखिए, जो हमारा सीए फाउंडेशन के अंदर 7 एक्ट है, इन 7 में से सभी लोगों के लिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सभी लोगों को रिकॉर्डेड कवर करना है। ये रिकॉर्डिंग सर कहां पे अवेलेबल होंगी? ये ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगी। ध्यान रखना, जो हमारा अल्टीमेट सीए का ऐप है, अभी तो नहीं, 5-7 दिन बाद ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। तो जब आपका लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा तब मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको देखना है। और इसके अलावा बाकी जो 6 एक्ट है, ये बाकी 6 एक्ट हमारे इस बैच के अंदर क्या होने वाले, मैं आपको लाइव कवर करवाते हुए चलने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा सर, जो 7 एक्ट है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आपको 7 एक्ट है सीए फाउंडेशन के अंदर। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आपको ऐप के ऊपर इसके रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड कवर करते हुए चलना है। और बाकी जो 6 एक्ट है ये मैं लाइव कराऊंगा। जो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है या बाद में बैच को सब्सक्राइब कर रहा है तो वो उसको रिकॉर्डेड ही देखने वाला है, ठीक है। ओके, फिर कल हम लोगों ने अगर बात किया था, हमने लॉ के बारे में पढ़ा था। क्या लॉ होता है हमने ये पढ़ा था, क्यों लॉ बनाया जाता है, कैसे लॉ बनाया जाता है, हमने ये चीजों के बारे में जानकारी लिए थे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मोदी जी जो है, उनके जो वो और उनके मिनिस्ट्रीज मिलके लॉ को बनाते हैं। ये सब बातों के बारे में हमने कुछ जनरल डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको ये भी बनवाया था, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से क्या किया जाता है, किस तरीके से लॉ बनाया जाता है। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था कल के क्लास के अंदर, ठीक है। चलो बेटा, आप लोगों ने क्या इसको, ये आपका कॉपी नहीं किए होंगे आपने, है ना। आप यहां से कॉपी करना चालू करो अपने नोटबुक में, जल्दी जल्दी इसको लिखो बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी। अब देखो, आज से मैं जो जो लिखते रहूंगा ना, आप साथ साथ में मेरे साथ कॉपी करना। उसके बाद ये नोट्स को मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से क्या कर पाएंगे, वहां से डाउनलोड करके देख पाएंगे, इन केस अगर आपका कुछ छूट जाता है क्लास के अंदर तो। बट अभी सभी लोग बेटा इस चीज को कॉपी करो एकदम फटाक से, जल्दी से कॉपी कर लो सारे लोग एकदम बढ़िया से, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी। इन पूरे पॉइंट्स को कॉपी करेंगे फास्ट एकदम। जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया बेटा जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना, फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी कर लो क्विकली।
सर जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही आपको भी लिखना है बेटा, है ना, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हो पॉइंट बना के वैसा। चलो हो गया है आपका ये, जल्दी से बताइए क्या आपका ये हो गया है क्या? हाँ, तेजस सर बेटा कुछ अगड़ बगड़ बातें करते रहते हैं, विवेक सर ध्यान नहीं देने का बेटा, विवेक भाई ठीक है ना, यस। नहीं, ट्रेंडिंग फॉर यू जब बैच लॉन्च हुआ था ना, जो हमने 1-1.5 महीने पहले किया था, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने ये चीज को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने, है ना। एक्चुअली क्या द थिंग इज कि मेरा कुछ मेडिकल इशू चल रहा है गले को लेके, इसलिए वो जो एक पोर्शन है मैं वो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, बाकी पोर्शन में लाइव करा रहा हूँ, लेकिन ठीक है सर। लेकिन हमको उसके अंदर डाउट आया तो वो तो मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे, और बहुत सारे जूम सेशन भी मैं लूंगा डाउट को सॉल्व करने के लिए, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बट इन केस मैं आपको मतलब बता दूं, जो हो सकता है कुछ बच्चों ने उसको नहीं देखे होंगे जो हमने बैच लॉन्च किया था उसको, तो इसलिए मैं बोला एक बार इसको क्लास के अंदर भी आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है ना। यस, बाकी और कोई रीजन नहीं है रे, बाकी नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है। बट और वो ऐसी कोई सर बहुत पुरानी रिकॉर्ड नहीं, जो मई 25 की मेरी बैच एंड हुई है ना बेटा, बस उसी की रिकॉर्डिंग आएंगी वो, ठीक है ना। यस, अब भी 1 महीने पहले ही मेरी मई 25 की बैच खत्म हुई है फाउंडेशन की, उसी फाउंडेशन की बैच की रिकॉर्डिंग रहेंगी वो, ठीक है। ओके सर, चलिए ये आपका हो गया बेटा, क्या आप ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर जल्दी से ये वाले पोर्शन को कॉपी कर लीजिए आप। फटाफट कॉपी करो। ये डन है, बोलो डन है। यस, चलिए आइए अब देखो, अब ये वाली चीज, अब ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज लिखिए फटाफट। नहीं बेटा, आपने जिसको सब्सक्राइब किया वही मिलेगा ना, सीधी बात है, तो मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस है। चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी करो, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन। एक में आता है यूनियन लिस्ट, दूसरे पॉइंट में आता है स्टेट लिस्ट, फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, फिर यहां पे लिखो सीजी जैसे बीजेपी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ममता दीदी होगा, ऐसा लिख के रख दो वहां पे, और सीजी प्लस एसजी मिलके क्या लेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर डिसीजन लेने वाले है, ठीक है। चलो डन, डन 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 बोलो। फिर अगला, फिर लिखो ऐसे, मोदी जी, मोदी जी, लिखो यहां पे पीएम, पीएम, फिर ऐसे अलग अलग एरो बना के लिखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री एफएम, रोड मिनिस्ट्री आरएम, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसी सब चीजें लिखो। फिर यहां पे लिखो निर्मला जी, नितिन गडकरी, एनजी का मतलब होता है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। चलो डन है क्या, नितिन गडकरी। एफएम के अंदर कौन होता है, निर्मला जी, आपको ऐसा लिखना है निर्मला जी सीतारमन, ठीक है, निर्मला जी लिख दिया तो भी इनफ है बेटा। चलो अगला, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको वैसे मैं बाद में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आईआरएफ, उसके अंदर कवर होगा ये पोर्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे लिखिए ड्राफ्ट रूल्स, सबसे पहले ड्राफ्ट रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स, फिर ये जाता है किसके पास, लोकसभा के पास, तो ये बिल बनता है। फिर ये लिखो राज्यसभा,
फिर प्रेसिडेंट इसको साइन करता है और बाद में ये आता है ऑफिशियल गैजेट में। तब ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है बेटा? पीपल के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर अप्लाई होता है बोलो जल्दी से? पीपल के ऊपर अप्लाई होता है। समझ गए क्या? फटाफट फटाफट क्विकली एकदम जल्दी से बता दो। इतना लिखने के बाद डन लिखना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज वाले सेशन में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की बातें। जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ू मैं। हो गया है बेटा तो डन लिख दो फिर प्लीज। जिन जिन का हो चुका है फटाफट डन लिख देंगे। आओ सारे लोग ध्यान देना, एकदम बढ़िया से फोकस करते हुए चलना। मैं जो कहने जा रहा हूं अभी, मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? सारे लोग फोकस करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं यहां पे लिख देता हूं डे 2 या ऐसा लिख देता हूं लेक्चर 2। ठीक है, ओके। चलिए आ जाओ। सर मैंने आपसे एक बात कहा। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे ये कहा कि सर जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, ये गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है ना? अब इसी में से गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है एमसीए, जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जिसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अगेन इस चीज को हेड कौन करता है? इस चीज को हेड जो हमारी एफएम मिनिस्टर है, यानी कि निर्मला सीतारमन जी, वो निर्मला सीतारमन जी ही इसको क्या करेंगे बोलो? इसको यहां पे ना सीतारमन रमन, है ना? जो निर्मला सीतारमन जी है बेटा, वही इसको हेड करते हैं अपने अंदर। मतलब निर्मला सीतारमन जी दो मिनिस्ट्रीज को चलाती है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एडमिनिस्टर क्या करती है बोलो? एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? ओवरलुक करना। क्या होता है बोलो जल्दी से? ओवरलुक करना। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, ये एडमिनिस्टर करते हैं, ये ओवरलुक करते हैं। सर ये किसको एडमिनिस्टर या किसको ओवरलुक करते हैं बेटा? ये एडमिनिस्टर यानी कि देखभाल या ओवरलुक करता है कंपनीज एक्ट 2013 का। किसका बोलो जल्दी से? कंपनीज एक्ट 2013 का। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसके अलावा एक और एक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है बेटा एलएलपी एक्ट 2008। तो जो एलएलपी एक्ट 2008 है उसको भी एडमिनिस्टर कौन करता है? उसको भी एडमिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही करता है। मतलब सर गवर्नमेंट की ये मिनिस्ट्री, इसका मतलब सर हमें एक बात समझ में आ रही है। सर ये जो गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, निर्मला सीतारमन जी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्ट है। इसका मतलब सर आप मुझे बताइए कंपनीज एक्ट और एलएलपी कौन से लिस्ट के अंदर आती होंगी? अगर आपको समझ पा रहा है तो मुझे बताइए कंपनीज एक्ट और एलएलपी कौन से लिस्ट में आती होंगी कि उसके रिगार्डिंग लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, यूनियन लिस्ट के अंदर आती होंगी सर ये। क्योंकि अगर ये यूनियन लिस्ट में होंगी तभी बेटा ये किसका पार्ट बनेंगी? तभी ये पार्ट बनने वाली है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का। नहीं तो इसको एडमिनिस्टर एक तो स्टेट गवर्नमेंट करते या दोनों मिलके करते। आप समझ पा रहे हैं बात को? कल जो मैंने आपको बताया था, देखो ये लिस्ट के बारे में बात किया था। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट होती है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। अब ये वाली जो लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट और एलएलपी है, क्या कहा मैंने बोलो? क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट और एलएलपी में एफएम निर्मला सीतारमन जो ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, इसका मतलब है कि ये ऐसे लॉज है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सेंट्रल लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सभी लोग बोलेंगे सर इनको सेंट्रल लॉ बोलेंगे। कम ऑन एवरीवन क्विकली बोलेंगे इसको। सेंट्रल लॉज या यूनियन लॉज के लिस्ट इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। अब ध्यान दो क्या, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप सोच के देखिए बेटा, अगर मुझे कोई एक्ट बनाना है, मुझे कोई लॉ बनाना है, क्या कह रहा हूं मैं बोलो? मुझे कोई एक्ट बनाना है, मुझे कोई लॉ बनाना है। अब एक्ट और लॉ में भी एक डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए दोनों को सेम पकड़ो। सर मुझे कोई एक्ट बनाना है,
तो ऐसा है क्या मेरे मन में जो जो एक्ट आ रहा है मैं बकाबक बकाबक एक पन्ने के ऊपर लिख दिया और पूरा दनादन पेजेस बल्कि मैंने लॉ बना देना चाहिए करके, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, आपकी अगर कोई किताब भी होती है ना, वो किताब भी बराबर से चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है। उस चैप्टर्स के अंदर भी अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, पेज नंबर होते हैं। बस उसी प्रकार से एक्ट का भी डिवीजन होता है। क्या कहा मैंने? बोलो। उसी प्रकार से एक्ट का भी डिवीजन होता है। देखो, पूरे लॉ को एक साथ क्या बोला जाता है? एक्ट बोला जाता है। फिर एक्ट को डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में। किसमें? बोलो जल्दी से। चैप्टर्स प्लस शेड्यूल में एक्ट को डिवाइड किया जाता है। फिर इन चैप्टर्स के अंदर होते हैं बेटा सेक्शन, सेक्शन के अंदर होते हैं सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर होते हैं क्लॉजेस। क्या होते हैं? बोलो, क्लॉजेस। और इन सभी को लेके, क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, इन सभी को लेके होते हैं रूल्स। क्या होता है? बोलो जल्दी से। रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब सर अगर एक एक्ट को मुझे बनाना है तो एक्ट किसको? एक्ट को डिवाइड किया जाता है मोटे मोटे तौर पर चैप्टर्स में। फिर चैप्टर के अंदर डिवीजन होता है सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस में। किसके अंदर? बोलो जल्दी से। सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस में। किसमें? बोलो जल्दी से। सेक्शन सबसेक्शन क्लॉजेस में। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? अरे बोलो 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 क्विकली, जल्दी से। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? यस। उसी देखो, अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या होने वाला है बेटा? सर कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये एक्ट का नाम होने वाला है, कंपनीज एक्ट 2013। इसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है? इसको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और 7 शेड्यूल्स है इसके साथ साथ। शेड्यूल्स के अंदर कुछ फॉर्मेट दिए होते हैं, कुछ अलग अलग बातचीत की जाती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें शेड्यूल के अंदर दी जाती है। इसको टोटल 470 सेक्शन के अंदर डिवाइड करके रखा है बेटा। कितने सेक्शन? 470। अब उन 470 के अंदर कुछ सेक्शन में सब सेक्शन है, कुछ में नहीं है, कुछ में क्लॉजेज है, कुछ में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो उसका फर्दर डिवीजन है। अब ये फर्दर डिवीजन डिपेंड करता है कि सेक्शन कितने बड़े टॉपिक के बारे में बात करता है। ठीक है ना? अगर बड़ा टॉपिक होगा तो सबसेक्शन क्लॉजेस ये सब आने वाले, पर अगर छोटे छोटे टॉपिक होंगे, छोटी छोटी बातचीत होंगी, तो कभी भी सबसेक्शन का या सेक्शन का डिवीजन होने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी समझना कि सर पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ये जो एक्ट है ना, उस एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और उसके साथ 7 शेड्यूल्स है। इसके साथ साथ टोटल कितने सेक्शन है? टोटल 470 सेक्शन है, जिसको अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है और उसके अंदर अलग अलग क्लॉजेस भी दिए जाते हैं। क्या? यस सर, उसके अंदर अलग अलग क्लॉजेस भी दिए जाते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो। उसके अंदर अलग अलग क्लॉजेस भी दिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? बोलिए बेटा। आपको देखो चैट के अंदर बोलना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझेंगे आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। आप ऐसे ठूस की तरह बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना? अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं डालोगे, आप मुझे बताओगे नहीं, जवाब नहीं दोगे चैट में, तो कैसे मुझे पता चलेगा? फिर मैं अपने फ्लो से चलता हुआ जाऊंगा और पता आइडिया ही नहीं लगेगा आपको जमा या नहीं जमा करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो बच्चों, आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलिए सुनिए, अब सुनना। अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उस बात के ऊपर ध्यान देना, आप एकदम अच्छे से समझना बात को। ठीक है? देखो सर, ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। एक्ट अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अब ये एक्ट का मतलब क्या होता है? ये अपन ने कल ही देख लिया था बेटा कि एक्ट का मतलब होता है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट एनफोर्स करती है, और कैसे एक्ट आता है ये भी अपन ने देख चुके हैं, है ना? 2013 का ये अर्थ होगा कि पक्की बात है ये एक्ट कब आया होगा, कौन से ईयर में? 2013 के ऊपर। अब सवाल बनता है कि सर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये लाया किसके लिए गया है? क्या ये हम जैसे इंसानों के लिए लाया है बेटा? क्या ये जानवरों के लिए लाया है? क्या ये सोल प्रोप्राइटर के लिए लाया है? क्या ये एलएलपी के लिए लाया है? ये किसके लिए लाया है सर? सवाल ये बनता है। आप जरा मुझे जवाब देने की कोशिश करो। क्या लगता है आपको कि नाम से क्या समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 किसके लिए लाया होगा? तो ये जो एक्ट है ना सर, ये इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना, ये लाया गया है कंपनीज के लिए। किसके लिए? बोलो जल्दी से। ये लाया गया है कंपनीज के लिए। किसके लिए? कंपनीज के लिए। मतलब सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जो है ना, सुनो ना,
ध्यान दो ना, जो पहले जो है ना सर, पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था मैं बताऊं, पहले बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिन्होंने बेसिकली जो इंडिया में घुसते चले गई थी। अब पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाते थे, इंडिया उसको एज इट इज अडॉप्ट करती थी। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही रूल था इंडिया के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने जब 1864 में लॉ लाया बेटा अपने देश में, तो 1870 में उन्होंने इंडिया में कंपनीज एक्ट लाया। फिर कुछ समय बाद 1900 में उन्होंने उसको चेंज किया। फिर अब समझना बात को, ऐसे इस प्रकार से चेंज करते हुए गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 1947 में जब हमको आजादी मिली ना, तब हमारे पास खुद का कोई कंपनीज एक्ट नहीं था। मतलब मान लो कंपनी के नेचर में अगर कोई व्यक्ति धंधा कर रहा है तो उसके लिए अपने पास लॉ नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था वो एज इट इज अपने पास पड़ा हुआ था। अपने को लगभग लगभग 9 साल लग गए, यानी कि 1956 के अंदर अपने स्वतंत्र भारत ने, यानी कि इंडिया ने अपना पहला कंपनीज एक्ट देखा, जिसका नाम था द कंपनीज एक्ट 1956, इसका नाम था बेटा। ऑब्वियसली बात है सर, ये जो पुराना लॉ था ब्रिटिश के जमाने का, इस ब्रिटिश के लॉ में इंडिया के हिसाब से कोई चेंज किया गया, इंडिया के हिसाब से चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस करके कंपनीज एक्ट 1956 लाया गया। अब आप सोच के देखो, हमारा कंट्री अभी जैसे तैसे बेटा आजाद हुआ है, अगर हमने ये कंपनीज एक्ट में ज्यादा ढील दे दी होती तो फिर से बाहर के देश के कंपनीज इंडिया में आ जाती, लूट मचा देती, हम फिर से क्या हो जाते? गुलाम हो जाते। तो ये जो 1956 का एक्ट है ना, ये बड़ा सख्त एक्ट था, ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्ट था। फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये कंपनीज एक्ट में हम लोग थोड़े थोड़े इसको क्या करते गए, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर लिबरल करते गए चीजों को। लिबरल का इजी वर्ड होता है, लिबरल का मतलब होता है इजी करते हुए गए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए चले तो हम एक्ट को इजी करते हुए चले, कुछ प्रोविजंस को हटा दिया, कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर दिया, कुछ प्रोविजन में चेंजेस कर दिया, मतलब हम चीजों को इजी इजी करते हुए गए। अब एक समय ऐसा आया कि जहां पे हमारे जो अमेंडमेंट है ना वो एक्ट से ज्यादा हो गए, यानी कि जो हमारे चेंजेस है ना बेटा, वो किससे ज्यादा हो गए? हमारे चेंजेस एक्ट से ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2013 में, समझना बात को, कि 2013 में, मैं क्या कह रहा हूं, 2013 में हमारी सरकार ने सोचा भाड़ में गया पुराना एक्ट, एक काम करता हूं, मैं एक नया एक्ट लेके आ जाता हूं जिसका नाम होगा दी कंपनीज एक्ट 2013। समझना, तो कंपनीज एक्ट का इतिहास बहुत पुराना है, ये कोई अभी अभी का 4 साल 15 साल पुराने एक्ट नहीं है बेटा, ये है ना काफी पुराना एक्ट है। बट 1956 के अंदर जो कमी थी और जो हमने चेंजेस इतने सालों में किए, उन पूरे चेंजेस को अपन ने 2013 में एक नया एक्ट लाके कर दिए, और एकदम सिस्टमैटिक उसका डिजाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एकदम सिस्टमैटिक हम लोगों ने कर दिया। उसको जो पेश करने का तरीका था वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको पेश किया, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, बोलो जल्दी से सर। हमने 2013 में नया, सर मतलब अब 2013 में नया एक्ट आया तो क्या आप आगे चेंजेस नहीं करोगे क्या? बेटा जरूरत पड़ने पर आगे भी चेंजेस करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आगे भी नया एक्ट लेके आएंगे। अगर चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए या हमको ऐसा नीड महसूस हो रही है कि नया कंपनीज एक्ट लाना चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लेके आ जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अभी उतनी नीड नहीं है, इसलिए हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है बेटा, वो आज भी चल रहा है क्या? यस, आज 2025 में भी वो एक्ट चल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सर इन शॉर्ट इसका ये मतलब हुआ कि कंपनीज के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए कंपनीज एक्ट को लाया गया था। और कंपनीज एक्ट की मैंने आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताया कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट एकदम अभी अभी है, समझ रहे आप बात को, एकदम अभी अभी आया हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट की जो हिस्ट्री है ना, ये काफी पुरानी है, ये 1956 या उससे भी पहले, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस एरिया से चलती हुई आ रही है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या जो मैं कह रहा हूं? पर सर हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? कॉमन सेंस की बात है, अभी आप पढ़ेंगे जो है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना बेटा, है ना, ये एकदम अब भी जो है वो लेटेस्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, ओके। अब
अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है। इन 470 में से बहुत हो गया, मुश्किल से मैक्सिमम 5 सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर। इसमें से 150 सेक्शन सब लोग पढ़ते हैं सीए इंटर के अंदर, और जितने भी रेस्ट है, जितने भी बच गए हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं सीए फाइनल के अंदर। इसके अंदर बोलो, सीए फाइनल में। तो बेसिकली आपका जो फाउंडेशन है ना, इसमें तो कंपनीज एक्ट एकदम बेसिक है। ये छप क्यों नहीं रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर, है ना? ये तो एकदम बेसिक है। समझ रहे क्या बात को? मतलब मैं ये कह रहा हूं आपके साथ, बहुत ही बेसिक लेवल का कंपनीज एक्ट अपने को फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना है। मजा तो बेटा इंटर में आता है पढ़ने का, एकदम 150 सेक्शन पढ़ना पड़ता है इंटर के अंदर, है ना? तो अभी एकदम बेसिक बेसिक कंपनीज एक्ट अपने को, ऐसा कोई ज्यादा दिमाग वाला कंपनीज एक्ट नहीं है। एकदम जनरल जनरल बात है कि क्या होती है कंपनीज, कैसी होती है कंपनीज, कंपनीज का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या होता है, कैसे कंपनी बनाई जाती है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कुछ कुछ चीजों के बारे में चर्चा करते हैं ये लोग, ठीक है? यस। तो बेसिकली हमने क्या कहा सर? बेसिकली हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से अपने को क्या करना है सर, इन तरीके से अपन लोगों को पढ़ना क्या है, अपने को सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है फाउंडेशन के अंदर। बहुत ही छोटा सा और बेसिक लेवल का पोर्शन में आपको फाउंडेशन के अंदर अपने को कवर करना है। ओके, ठीक है, चलो। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। जैसे देखो, मैंने आपको कहा कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन से, 470 सेक्शन है बेटा। तो कंपनीज एक्ट का, या इस दुनिया में कोई भी एक्ट होगा ना, हमेशा उस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 उस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेगा कि ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। समझ रहे आप बात को? एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेगा, शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करेगा, ये कमेंसमेंट के बारे में बात करेगा, और एक्सटेंट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बोलो? कमेंसमेंट के बारे में बात करेगा, एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कहां तक छाया हुआ है। आओ आपको एक एक वर्ड को समझाता हूं मैं, ठीक है? सबसे पहला ध्यान देना सर, अगर मैं कहूं आपके साथ शॉर्ट टाइटल के बारे में, तो शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि कब इस एक्ट को आप किस नाम से जानोगे। तो जरा मुझे एक बात बताइए, इस एक्ट को अपन, ये जो कंपनी से रिलेटेड एक्ट है, इसको क्या नाम से जानते हैं अपन? सर इसको नाम से जानते हैं अपन दी कंपनीज एक्ट 2013। ये इसका शॉर्ट टाइटल कहा जाता है। हम लोग इसको क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? हम लोग इसे शॉर्ट टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? हम लोग इसे शॉर्ट टाइटल कहते हैं, ठीक है? जैसे घर पे मान लो किसी को, फॉर एग्जांपल मान लो एक कुणाल है, कुणाल को बेटा बबलू बोलते होंगे घर पे, तो बबलू नाम लिखा गया है यहाँ पे। इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अगला एक्सटेंट। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कि ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया के ऊपर। मतलब समझना बात को, जितनी भी इंडिया की पूरी जमीन पर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है बेटा। मुझे बताइए, चाइना में इंडिया का कंपनीज एक्ट लगाओगे क्या? नेपाल में इंडिया का कंपनीज एक्ट, या यूएसए में इंडिया का कंपनीज एक्ट लगाओगे क्या? नहीं सर। तो कॉमन सेंस की बात है, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लगेगा? होल ऑफ इंडिया के ऊपर। कुछ समय पहले यहां पे होता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता था कि अगर आपको कश्मीर के ऊपर बचे हुए इंडिया का या इंडिया का कोई भी लॉ लगाना है, तो कश्मीर के पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर वो हाँ बोल दे तब आप उसके ऊपर लागू करोगे। और ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए अपना कंपनीज एक्ट वहां पे नहीं लगता था। बट अब हमने क्या कर दिया, वो समझ रहे बात को, हमने वो आर्टिकल को ही खत्म कर दिया, 370 को ही हटा दिया। तो जब 370 को हटा दिया तो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सीधी पहले भी था अब भी है। तो जो इंडिया पे एप्लीकेबल है वो ऑटोमेटिकली कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अब यहाँ पे लिखा जाता है, बोलिए जल्दी से मुझे, अब यहाँ पे लिखा जाता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसके ऊपर बोलो जल्दी से, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? यस। फिर अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कमेंसमेंट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बोलो? कमेंसमेंट के रिगार्डिंग। सर कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कब से ये कंपनीज एक्ट चालू हुआ है? तो कंपनीज एक्ट चालू हुआ है जब से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आया है।
और ये नोटिफिकेशन आया था बेटा कब, अगस्त 2013 में। तो तब से ये एक्ट क्या हो चुका है, कमेंस हो चुका है। क्या हो चुका है बोलो जल्दी से, कमेंस हो चुका है। कमेंस का मतलब होता है चालू हो चुका है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है ना, ये ऑफिशियल गैजेट में जब से इसका नोटिफिकेशन आया है तब से ये एक्ट लागू हो जाता है आम जनता के ऊपर। और लोगों को क्या इसको फॉलो करना पड़ेगा क्या, हाँ सर लोगों को इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, लोगों को इसको फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट, ओके। अब मैं आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर। आप लॉजिकली सोच के बताइए सर, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लागू होगा। सर पर्सन के ऊपर, मुझे बताइए क्या एक इंडिविजुअल के ऊपर लागू होगा क्या, या आप सोच के देखो किसी एलएलपी के ऊपर या पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर लगेगा क्या, किसी सोल प्रोपराइटर के ऊपर लगेगा क्या। नहीं सर, जो कंपनीज एक्ट है ना, ये एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, ऐसी कंपनीज जो जन्म लेती है, जिसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड। क्या बोला जाता है बोलो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब होता है अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी चालू करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या कहा मैंने बोलो, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में ओपन हुई है, 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो हमारी कंपनी है अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड, ये बेटा कब चालू हुई थी, ये 2023 में चालू हुई थी। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना बेटा, ये 1971 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। जो इंफोसिस कंपनी है ना, ये 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 आने से कंपनीज एक्ट 1956 फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो जिन जिन के ऊपर 1956 लगता था, अब उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है। तो एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट क्या कहता है, जो कंपनी बनी है इस एक्ट के अंतर्गत या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत। क्या कहा मैंने बोलो, जो कंपनी बनी है इस एक्ट के अंतर्गत या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंतर्गत, इन दोनों केसेस के अंदर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 उसको लगने वाला है। क्या, हाँ सर उसको लगने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मुझे बोलो बेटा। जितने भी बच्चे फाउंडेशन वाले हैं मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट बोलो, क्विकली बोलो, एकदम बढ़िया से। सारे बच्चे जवाब चाहिए बेटा चैट के अंदर, तो मजा आएगा। यस, चलो अगला। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नाइस नाइस नाइस, बढ़िया 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 बढ़िया। ओके चलो, तो पहला किसके ऊपर एप्लीकेबल, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। और प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि ये भी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि किसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सेकंड वाले पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाओ। देखो सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या है बोलो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में स्पंदन कंपनी आती है बेटा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है बेटा। बैंकिंग कंपनी में एसबीआई हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, नो बैंक, ये सब उसके अंदर आती है। इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती है।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको अलग से क्यों दिया, इसके नाम में कंपनी लिखा है तो कंपनी है ना बेटा, अलग से इसलिए दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए एक अलग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये आप पढ़ते भी हो, 1949 में आया है, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े भी होंगे कुछ बच्चों ने। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए एक्ट होता है, क्या होता है बोलो, इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए एक्ट होता है बेटा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, समझना, बात को ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के साथ कि यहां पे क्या है सर, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेपरेट एक्ट है, और ये सेपरेट एक्ट के तहत ये सेपरेट सेपरेट कंपनी आई है क्या, हाँ सर ये सेपरेट सेपरेट कंपनीज आई है। बट इनके ऊपर क्या लगने वाला है, इनकम टैक्स, सॉरी इनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगने वाला है। मतलब ऑलरेडी ये खुद के एक्ट को भी फॉलो करेंगे और कंपनीज एक्ट 2013 को भी फॉलो करेंगे। अच्छा, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में झगड़ा हो गया, मतलब मान लो कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है और इनका खुद का एक्ट कुछ और बोल रहा है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो ये किसको फॉलो करेंगे, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लॉजिकली सोच के बताओ बेटा, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो सेपरेट एक्ट को पहले फॉलो करेंगी, पहले इज्जत देंगे बेटा। और जो कंपनीज एक्ट है, जो एक जनरल एक्ट है उसके लिए, वो उसको बाद में शेटेंगी, बाद में इज्जत देंगी। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपके साथ ये कहा, इफ, है ना, एक्सेप्ट व्हेन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड स्पेसिफिक एक्ट contradicts, then specific act will prevail. Then specific act will prevail. will prevail. इसका अर्थ क्या हुआ समझना। जैसे देखो सर, एक है बैंकिंग कंपनी, ठीक है, मान लो बैंकिंग कंपनी इस तरीके से बैलेंस शीट बनाती है बेटा, जहां पे इधर साइड असेट्स लिखा जाता है, इधर साइड लाइबिलिटी होती है, इधर साइड शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसा कहता है, क्या कहता है बोलो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है। ये फॉर्मेट को मैं ए नाम दूंगा। और कंपनीज एक्ट जो है ना, वो कैसा फॉर्मेट देता है, वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट देता है कि ऊपर आप पहले लाइबिलिटी लिखो, है ना, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लोन वगैरह लिखो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे असेट्स को लिखो, ऐसा कुछ फॉर्मेट देता है। यहाँ पे करंट ईयर होगा या प्रीवियस ईयर होगा। मुझे जरा एक बात बताइए, एक जो बैंकिंग कंपनी है जैसे एसबीआई, वो किसको फॉलो करेगा बेटा, ये ए वाले फॉर्मेट को करेगा या बी वाले फॉर्मेट को करेगा, जवाब दो जरा मुझे। वो कौन से वाले फॉर्मेट को करेगा, ए वाले फॉर्मेट को करेगा या बी वाले फॉर्मेट को करेगा। दोनों तो बैलेंस शीट के बारे में ही बात कर रहे हैं, दोनों बैंकिंग कंपनी या कंपनी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, बट किसको फॉलो करेगा, बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे बच्चे, ये कह रहे हैं यहाँ पे ए वाले फॉर्मेट को सर फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए वाला फॉर्मेट किसका है, ए वाला फॉर्मेट उनके खुद का एक्ट है, स्वदेशी एक्ट का है बेटा। तो उनका खुद का एक्ट अगर ए वाला फॉर्मेट कहता है, तो उनको ए वाले फॉर्मेट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से मुझे, फॉलो करना पड़ेगा। समझे क्या। तो ये उस लाइन का मतलब हुआ, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड स्पेसिफिक एक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब आपस में झगड़ा करते हैं, तो कौन जीतने वाला है, प्रिवेल करेगा स्पेसिफिक एक्ट। कौन प्रिवेल करेगा बोलो जल्दी से, स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल करेगा। गॉट इट एवरीवन, यस। अगला देखो, नेक्स्ट, एनी स्पेशल एक्ट कंपनीज, अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट के तहत आती है उनको भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, आप ब्रैकेट में पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक स्पेशल एक्ट के तहत वो आया हुआ है, तो उसको भी कंपनीज एक्ट अगर लगता है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। और आखिरी में आता है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट which CG may
प्रिस्क्राइब। ऐसी कोई भी और एक्स्ट्रा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल NHAI हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि आप भी कंपनीज एक्ट 2013 को क्या करोगे, आप भी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करोगे। सर NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इंडिया में हाईवेज को बनाती है ना, वो इनके अंडर, मतलब ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के अंदर आता है ये, ठीक है ना। तो इनको भी क्या करना पड़ता है सर, इन लोगों को भी बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना इन द सेंस इनको भी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ता है। क्या आप इसको समझे? सभी लोग फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है? क्या जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे कह दी आपके साथ, क्विकली फटाफट बता देंगे कि इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ये सेक्शन नंबर 1 हुआ बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड। और एप्लीकेबल में अपन ने क्या क्या देखा, जरा मुझे बताइए सर। कंपनीज एक्ट किस किस को एप्लीकेबल होता है? ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, या इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन अगर इनका खुद का है कुछ और बोले तो उसको फॉलो करना, स्पेशल एक्ट के ऊपर भी। और इसके अलावा एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगी कि नहीं नहीं तुमको तो फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट को, तो देन फिर इन लोगों को क्या फॉलो करना है? क्या? यस सर, इनको फॉलो करना है। गॉट इट? समझे क्या? यस। तो देखो यहाँ पे लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। सर कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स। सर ये शेड्यूल्स के अंदर क्या होता है? ये शेड्यूल्स के अंदर फॉर्मेट लिखा जाता है। सर सेक्शंस के अंदर क्या लिखा होता है? सेक्शंस के अंदर लॉ लिखा होता है। वो जो लॉ लिखा है सेक्शन के अंदर, उसी को बोला जाता है प्रोविजन। क्या बोला जाता है? बोलो। प्रोविजन का नाम उसे दिया जाता है। सर ये पूरे एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। ये कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? समय समय पर कंपनीज ने इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए गवर्नमेंट को, उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोला जाता है। रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले कंपनीज बनाना बड़ा परिश्रम का काम था बेटा, लेकिन आज कंपनी को बनाना परिश्रम का काम नहीं है, बड़ा ही इजी हो गया है। इसे बोला जाता है सिंप्लीफाई रेगुलेशन। फिर ये स्ट्रेंथन करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो सर, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 51% जो स्टेक है ना, ये मुकेश अंबानी और उनके फैमिली का है। मतलब बचे हुए 49% लोग क्या हो गए बेटा? माइनॉरिटी हो गए। आप सोचो ना, अगर रिलायंस का कोई भी डिसीजन ले लेना है तो अकेला मुक्कू डिसीजन ले सकता है बेटा, क्योंकि उसके फैमिली के पास ही 51% कंपनी का पड़ा है। तो ये जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है, इनको बचाने के लिए, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका जो स्टेक है कंपनी में उसको बचाने के लिए, ताकि मुक्कू अपने आप में कुछ भी आलतू फालतू डिसीजन ना ले, उसको रोकने के लिए सर ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने लॉ बना के रखे हैं किसके अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और इसके साथ साथ इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है रोल ऑफ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का क्या मतलब होता है? समझो मेरे से। अभी देखो, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करता हूं, मैं देखता हूं कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉड किया है। मैं उस फ्रॉड के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर देता हूं। तो अब सोच के देखो, अगर मैंने कंपनी के मेन आदमी के बारे में कंप्लेंट किया तो क्या कंपनी मुझे छोड़ेंगी? क्या आपको लगता नहीं कंपनी मेरा डिमोशन करेंगी, कंपनी मेरी सैलरियों को काटेंगी और ऐसे उटपटांग काम करेंगी? तो लॉ कहता है नहीं कर सकते। लॉ क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन हमें कंप्लेंट करता है और उस कंप्लेंट से हम किसी दूसरे पर्सन को गिल्टी पाया जाता है कि हाँ वो कुछ फ्रॉड कर रहा था, तो इस व्यक्ति को विसल ब्लोअर बोला जाएगा और विसल ब्लोअर को बचाया जाए। क्या किया जाए? बोलो। विसल ब्लोअर को बचाया जाए। विसल ब्लोअर को वेस्ट नहीं होने देना है, विसल ब्लोअर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर एक क्लास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक क्लास है। तो अगर किसी क्लास के साथ गलत होता है तो वहां के सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं बेटा? वहां के सारे लोग मिलके केस कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है क्लास एक्शन सूट। क्या बोला जाता है? बोलो। क्लास एक्शन सूट। क्या कहा जाता है? बोलो। क्लास एक्शन सूट। समझ पा रहे हैं बच्चों? बच्चों क्या आपको ये बात समझ पा रही है? क्या सर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है क्या? नहीं, पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रेलेवेंट है। देखो सर,
एप्लीकेबिलिटी। सर मुझे बताइए एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपको डिजाइन करके ये कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है दिस एक्ट के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, इंश्योरेंस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर, स्पेशल एक्ट के ऊपर और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसको नोटिफिकेशन से बोल रखा है। लेकिन देखो एक्सेप्ट इन 2, 3, 4 मतलब ये तीन कंपनीज बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सर अगर इनके प्रोविजंस खुद के एक्ट के इनकंसिस्टेंट है प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट, तो रिस्पेक्टिव एक्ट के प्रोविजन क्या करने वाले हैं बेटा? प्रिवेल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बोलो जल्दी से मुझे? प्रिवेल करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना? यस ओके। अब देखो सर क्लास एक्शन सूट का क्या मतलब होता है? जैसे देखो बेटा, मान लो हमारी लॉ की क्लास है, ठीक है ना? ओके, अब इसके अंदर दो प्रकार से मैं क्राउड को डिवाइड कर सकता हूं। ऐसा क्राउड है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल के लिए बॉयज, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल के लिए गर्ल्स। अब मान लो ऐसा होता है कि मैं केवल बॉयज जो कंप्लेंट करते हैं ना मैं उसको एड्रेस करता, मैं गर्ल्स की कंप्लेंट को दिखता भी नहीं, गर्ल्स जो डाउट पूछ रही है वो मैं उसको शिटता भी नहीं, समझना मतलब ध्यान भी नहीं देता। एग्जाम्पल, तो इस सिचुएशन के अंदर सारी की सारी गर्ल्स मिलके क्या कर सकते हैं बेटा? एक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बोलो? एक्शन ले सकते हैं, बराबर है ना? किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब होता है ये क्या हो गया? क्लास एक्शन सूट। गर्ल्स एक क्लास थी और वो सारे लोग मिलके एक के, अब सब लोग अलग अलग केस थोड़ी करेंगे, हर एक लड़की बोले आके अलग केस करूंगी, ऐसा नहीं होता है। सारे लड़कियां मिलके क्या करेंगे? सारे लड़कियां मिलके एक्शन लेंगे बेटा मेरे ऊपर, तो इसे क्या बोला जाता है? क्लास एक्शन सूट। गॉट इट? चलो सर आ जाओ अगले वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे क्या आपको इतनी बातें पूरी क्लियर है क्या? गॉट इट? डन डन डन। सभी लोग यस ओके। चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है कंपनी का मतलब क्या होता है सर, और कंपनी के फीचर्स क्या है। जैसे क्या आखिर कंपनी मतलब कंपनी का क्या फीचर है सर, कंपनी में खूबियां क्या क्या है करके उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना? सारे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देना। पूरे फीचर्स तो अपने आज नहीं होंगे बट स्टिल एक आधा फीचर अपना यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान पे एकदम अच्छे से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूँ अभी ये एकदम बेसिक्स है बेटा, ये बेसिक्स को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ध्यान दो। मैं ये सबसे पहले तो कंपनी का मतलब क्या होता है देखो, पहले नीचे वाले पॉइंट को पढ़ना। कंपनी का मतलब होता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है कंपनी को। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब सर कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बॉर्न हुई है। देखो इंसान होते हैं बॉर्न, कंपनी होती है इनकॉर्पोरेट। फिर से रिपीट करूंगा मैं, इंसान होते हैं बॉर्न, कंपनी होती है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये होता है जन्म लेना, बॉर्न होना या बनाई जाना, ठीक है? ओके, तो कंपनी मीन्स है कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, बॉर्न हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, बॉर्न हुई है दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। मतलब चाहे कंपनीज एक्ट 1956 में कोई कंपनी बने हो, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 में कोई कंपनी बनी हो, उससे पहले सर 1890 में कोई बनी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपनी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में बनी हो या इससे पहले कोई भी एक्ट में आई हो, हम सबको क्या बोलेंगे? हम सबको कंपनीज एक्ट बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से? हम सबको क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी से बेटा। हम सबको बोलेंगे कि ये क्या है बेटा? कंपनी है। क्या है बोलो जल्दी से? ये कंपनी है, ठीक है ना? मैं ये जो डेमो नोट्स है ना बेटा कंपनीज एक्ट के, मैं ये शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए इंद्रेश गांधी। क्या नाम है बोलो जल्दी से? सीए इंद्रेश गांधी। तो सीए इंद्रेश गांधी के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। और कल याद है कि आपको मैंने आपको लेक्चर ट्रैकर की लिंक दिया था, उसमें जो नोट्स वाला हेडिंग है ना,
वो नोट्स में भी मैं डेमो नोट्स को अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट के पूरे नोट्स में दे दूंगा, तब तक किताबें आपके पास अभी आ ही जाएंगी 4-5 दिनों में। तो किताबें आने के बाद तो फिर तो रहेगा ही आपके पास मार्क करने के लिए। सर लेकिन आप ये जो चीजें मार्क कर रहे हो ये हमको करना है ना, तो तब मैं क्या करूंगा, ये विथ एनोटेशंस वाली पीडीएफ आपको और मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। जितने भी बच्चों ने बैच को सब्सक्राइब किया उनको और अपना टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उसके अंदर मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। कब, जब पूरा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं शेयर कर दूंगा, अब उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है रियान, क्या आपको बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आ गया? पर अभी आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वैसे ही लिखवा दूंगा आपको ना। यस, चलो तो अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं कि सर अभी हमको पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में। मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग एंड फीचर्स। पहला अपन ने क्या देखा सर? सेक्शन 2 क्लॉज 20, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, और प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या कहा मैंने? बोलो, और प्रीवियस कंपनी लॉ जो बना इस एक्ट के अंदर या किसी पुराने एक्ट के अंदर, उसको कंपनी बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? यस, ऐसा कंपनी को डिफाइन किया। इससे सर घंटा कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है करके, तो देखो एक दूसरी डेफिनेशन है बेटा, जो किसने दिया है, जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रोफेसर हैने ने। देखो प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन देखो, ये कॉपी कैट डेफिनेशन है बेटा। ये डेफिनेशन क्या कहती है? कंपनी मीन्स एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, जिसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसको समझने के लिए पहले ये जो डेफिनेशन है बेटा, इसको समझने से पहले आपको इन बातों को समझना पड़ेगा, ये फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा जो कंपनी के। सर अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, वो टॉपिक क्या है अपना? वो टॉपिक है यहाँ पे फीचर्स का। किसका टॉपिक है बोलो जल्दी से? वो टॉपिक है यहाँ पे फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अनुजा जो है ना वो सीए बन गई बेटा, ठीक है, ओके। अब अनुजा सीए बन गई, 2-4 साल अनुजा ने जॉब कर लिया, प्रैक्टिस या बिजनेस कर लिया, तो अनुजा के घर वाले बोल रहे चलो अनुजा की शादी कराते करके। अब अनुजा से पूछा, अनुजा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो अनुजा अपनी लिस्ट बताएंगी, मुझे लड़का ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। तो ये जो अनुजा ने बताया, इसे क्या बोला जाता है? ये एक फीचर है। क्या है बोलो जल्दी से? ये फीचर्स है, या अनुजा ने जो बताया बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और मान लो अनुजा को अनुज पसंद आ गया, तो जो अनुज है बेटा उसके अंदर एक्चुअल में क्या खूबी है, उसे बोला जाता है फीचर्स। अनुजा को जो चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक्चुअल में अनुज में जो है वो होता है फीचर्स। क्या होता है बोलो जल्दी से? फीचर्स। पर हमारे देश में फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम यूज किया जाता है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बनाते, हम दोनों को सेम ही मान लेते बेटा। क्या कर लेते बोलो? हम दोनों को सेम ही मान लेते। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अरे बोलिए ना। तो मैं अभी आपको फीचर्स बताने जा रहा हूं कि एक जो कंपनी है उस कंपनी की क्या क्या खूबियां होंगी, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होंगे। जब आप कंपनी के फीचर्स को पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ओ इसे कंपनी कहते हैं, या ये कंपनी इस तरीके से होती है, ठीक है। यस, सबसे पहला जो फीचर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, वो फीचर है कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी का। किसका बोलो जल्दी से? सेपरेट लीगल एंटिटी का। सर इस फीचर का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी बेटा मैं, सुनो बात को, जब भी मैं यहां पर ऐसे पन्नों पर लिख रहा हूं तो ये आपको आपके फेयर नोटबुक में कॉपी करना है। और मैं अगर ऐसे कोरे, बेटा समझना, ऐसे कोरे कागज पर मैं लिख रहा हूं, तो मैंने आपको कल रफ बुक लाने बोला था,
अगर आपको याद है तो 100 पेजेस की 2 नोटबुक और एक रफ बुक। तो रफ पेज के अंदर अगर आपकी इच्छा है, आपको इसको कॉपी करना है करो, मत करना है मत करो, ये आपकी चॉइस है। पर अगर आप लिखते हुए चलोगे तो आपका ध्यान बना रहेगा क्लास के अंदर बच्चों, है ना। तो प्लीज मेरे साथ साथ मैं जो जो डिजाइन कर रहा हूँ, जो जो चीजें लिख रहा हूँ, इसको बढ़िया से आप भी घुमाते रहना। वो भले अच्छा बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो अपन एकदम सिस्टमैटिक किताब अपनी बन रही है, लेकिन मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा आपको छापने की जरूरत नहीं है मेन बुक के अंदर, आप इसको रफ बुक के अंदर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। अब ध्यान देना सर, मान लो एक है ना कंपनी है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा बताइए जल्दी से, ये एक कंपनी है। कंपनी का नाम है अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड। क्या है बोलो जल्दी से, अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं? इस कंपनी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स हैं। जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनको मेंबर्स बोला जाता है। सर कौन कौन 6 मेंबर्स है, जरा मुझे अब बता दो। तो देखो बेटा कंपनी के अंदर ये 6 मेंबर्स है। कितने? ये यहाँ पे एक और गाबा सर करके है जो हमारा आपको सीए इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ाएंगे, वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे 6 मेंबर है बेटा कंपनी के अंदर। क्या है बोलो जल्दी से, 6 मेंबर है कंपनी के अंदर। तो अब सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि ये 6 पर्सन और कंपनी क्या एक है क्या बेटा? मतलब आप सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मुझे बताइए क्या इन्हें कुछ हुआ तो इसे भी कुछ होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं। इनका कहना है कि ये 6 पर्सन अलग है और कंपनी अलग है। मतलब मैं कह रहा हूं कि 6 पर्सन अलग कंपनी अलग। क्या कहा मैंने? बोलो 6 पर्सन अलग कंपनी अलग। कंपनी को बनाने वाले और कंपनी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सर, दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है सर। बस उस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूं। मतलब कंपनी को बनाने वाले और कंपनी दोनों अलग अलग होती है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को बनाया, पर रिलायंस अलग है, धीरूभाई अंबानी अलग है। जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप को बनाया, तो टाटा ग्रुप अलग है, जमशेदजी टाटा अलग है। समझ पा रहे? मतलब एक कंपनी की अपनी खुद की क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी होती है। मतलब सर कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन करना है, कंपनी खुद के नाम पे कर सकती है। कंपनी को शेयर्स खरीदना है, खुद के नाम पे कर सकती है। कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदना है, खुद के नाम पे कर सकती है। कंपनी डूबी तो उसके मेंबर्स डूबेंगे ये जरूरी नहीं है। ये होता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर, जहां पे बिजनेस डूबा तो पर्सन भी डूब गया पर्सनली, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है। बट यहां ऐसा नहीं होता है, दोनों लोग अलग अलग होते हैं। कंपनी बनाने वाला और कंपनी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी लॉ के नजरों में अलग है और ये जो 6 पर्सन है ये टोटली डिफरेंट है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? यस। मुझे जरा एक बात बताना, आप अच्छे से सुनना। मान लो कोई एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, इसके मेंबर्स है बी सी डी। अब मान लो कोई क्रेडिटर को इस कंपनी से पैसा लेना है बेटा, तो क्या वो बी सी डी से पर्सनली मांग सकते हैं क्या पैसा? मुझे जरा जवाब दो, क्या वो बी सी डी से पर्सनली मांग सकते हैं क्या पैसा? हाँ या ना में जवाब देना जरा मुझे। क्या वो क्रेडिटर लोग बीसीडी से पैसा बुला सकते हैं क्या? बीसीडी से पैसा बोलेंगे तुम्हारी कंपनी चल दो रे मेरे को पैसा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जितेंद्र का कहना है नहीं, अनुजा का कहना है नहीं, और बाकी लोग बेटा जय माता दी सर जो भी लगे वो। आर्मी का कहना है नहीं, गेमर आर्मी भाई साहब बढ़िया। खुशबू का कहना है नो, मोहित का कहना है नहीं, शिवांश नहीं, मिस्त्री नहीं, सारे लोग नहीं बोल रहे। आप लोग बिल्कुल सही हो। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी अलग है। देखो लॉ के नजरों में बेटा कंपनी जो है ये अलग है और ये लोग अलग है। और क्रेडिटर की बातें किसके साथ हुई है? कंपनी के साथ। तो वो पैसा किससे वसूल कर पाएंगी? वो पैसा कंपनी से वसूल कर पाएंगी। किससे वसूल कर पाएंगी बोलो बेटा? वो पैसा कंपनी से वसूल कर पाएंगी। क्या आप बात को समझ पा रहे? बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, है ना? यस। देखो तो देखो, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन इन आइज ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। मतलब कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, लॉ के नजरों में कंपनी अलग, मेंबर अलग। कंपनी के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। कंपनी खुद अपने नाम से प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन, लाइबिलिटीज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना कंपनी कर सकती है। इसके अलावा जो कंपनी, इट इज एट द लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए। इसका क्या कहना है समझना।
देखो कंपनी का एक मेन, जैसे हम इंसानों की कुंडली होती है, वैसे कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है, जिसके बारे में आने वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो इनका कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लोग सब्सक्राइबर है, जो उसको सब्सक्राइब किए, जो उसके ऊपर साइन मारे, जनरली जो कंपनी में मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के, या मैं उल्टा बोल रहा हूं, जो सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के वही कल चल के मेंबर बनते हैं कंपनी में। तो इनका कहना है वो लोग और कंपनी अलग अलग है, बेसिकली मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है। ओके, अब इनका कहना है इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, जो मेंबर्स है ना वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेंबर्स बोल सकते हैं मैं कंपनी तुमको माल सप्लाई करूंगा, तुम मुझे पैसा देना। वो एक्वायर कर सकते हैं राइट, या इनकर्स कर सकते हैं लाइबिलिटी टुवर्ड्स इट। मतलब इनका कहना है, देखो क्या, फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट, मतलब कंपनी को केवल और केवल क्रेडिटर स्यू कर सकते हैं, मेंबर्स को स्यू कर सकते हैं क्या क्रेडिटर? नहीं सर, नहीं कर सकते, नॉट मेंबर्स। समझे? मतलब इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है सभी लोग बताएंगे जल्दी से। इनका ये कहना है बेटा, इनका क्या कहना है ध्यान देना। इनका ये कहना है कि क्रेडिटर जो है ना वो स्यू कर सकते हैं किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, बट मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मेंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? यस, समझे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्विकली क्विकली क्विकली, एकदम फटाफट। यस, अब देखो ये लाइन, अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, जैसा उसको लगे वैसा कर सकती है। ऑल्दो कैपिटल एंड असेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, बट कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ कैपिटल एंड असेट्स, एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट दी प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। मतलब सर क्या बोला कि जैसे देखो ये एक कंपनी है, कंपनी के जो मेंबर्स है ना वो कंपनी को क्या देते हैं? वो कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी को कैपिटल के तौर पर पैसा देते हैं। कंपनी इन पैसों से क्या खरीदती है? असेट्स को खरीदती है। तो इनका कहना है इस असेट्स, ये जो असेट्स है ना, इसका ओनर कौन है? इन असेट्स का ओनर कंपनी है। क्या मेंबर्स लोग इन असेट्स के ओनर बन सकते हैं क्या? इसका जवाब है नहीं बन सकते। समझ रहे आप बात को? नहीं बन सकते, इसका ये जवाब है। मतलब देखो अब ये लाइन को पढ़ो, देखो, ऑल्दो कैपिटल और असेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर, बट कंपनी ओनर बनती है कैपिटल का और असेट्स का। शेयर होल्डर्स आर नॉट प्राइवेट या जॉइंट ओनर ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। मतलब जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर उसके प्राइवेट या जॉइंट ओनर होंगे क्या? नहीं सर, नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं सर, नहीं होंगे। समझे आप बात को? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? क्विकली क्विकली बताएंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी। यस, ये पॉइंट मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं, यहां तक ही मैं पॉइंट आपको, क्योंकि एक अलग नया पॉइंट है ना, उसको मैं आपको कल कवर करूंगा। बट अभी क्या आपको यहां तक बुरी बातें समझी? तो सर आपने इन शॉर्ट आज इतना पहला फीचर पढ़ाया सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो ये कहता है कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और लाइबिलिटीज में एंटर कर सकती है। कंपनी जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी को स्यू करेंगे, वो मेंबर्स को स्यू नहीं कर सकते। इस बात को मैंने आपको समझाया, ठीक है? आओ मैं भी आपको लिखाऊंगा यहाँ पे, आ जाओ, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखिए सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर। सारे लोग फटाफट पहला पॉइंट कॉपी करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। अ कंपनी इज अ कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन आइज ऑफ लॉ फ्रॉम मेंबर, फ्रॉम मेंबर। ओके, अगला, कंपनी, कंपनी कैन ओन असेट्स, कंपनी कैन ओन असेट्स, कॉमा प्रॉपर्टी, इनकर लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन इन इट्स
in its own name, in its own name, मतलब खुद के नाम पर कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। समझे आप बात को? यस। अगला, कंपनी इज ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड असेट, कॉमा member are not, member are not। अगला, creditor can sue company for debts and not members, and not members। समझा क्या? बोलो ना जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को, फटाफट। यस, एकदम इजी। अब इसका एक पॉइंट बचा हुआ है मेरा समझाने का, बट आप यहां पे लिख लो, लिखो, मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, member does not have insurable interest in property of company, in property of company। member does not have any insurable interest in property of company। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। does not have insurable interest in property of company। समझे क्या आप बात को? ये पॉइंट अपना अभी पेंडिंग है, पर मैं यहां पे आपको भी एक केस लॉ, ऐसा लिखो, केस लॉ मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। डन 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 डन, बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा बैठोगे क्या? आखिरी पॉइंट भी कवर कर देता हूं, आप बोलोगे तो। बैठेंगे थोड़ा सा? आ जाओ, देखो, आओ सारे लोग ध्यान देना, क्या कह रहा हूं मैं, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। अ मेंबर डज नॉट हैव इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, और इसका केस लॉ है मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं बेटा, कि जो लॉ है ना, ये 3 सोर्सेज से इंडिया में आता है। मतलब लॉ 3 तरीके से इंडिया में लगता है। एक तो बेटा जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो अपने एमपी एमएलए सिलेक्ट करते हैं अपन लोग, वो लॉ बनाते हैं। दूसरा होता है कस्टम, या जिसको बोला जाता है ट्रेडिशन, मतलब जो लोग फॉलो करते हैं। जैसे दिवाली पर बोनस देना चाहिए, दुर्गा पूजा में बोनस देना चाहिए वेस्ट बंगाल में, है ना, इसे कस्टम एंड ट्रेडिशन बोला जाता है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन से भी लॉ बनता है, लॉ मेकर भी लॉ बनाते हैं। और एक और होता है बेटा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, बोलो जल्दी से? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या होता है, मान लो कोई बात है बेटा, कोई लॉ है, और लॉ पे ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं, और कल चल के अगर 2 पार्टीज का झगड़ा होता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं,
और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, वो जजमेंट भी एक लॉ की तरह बन जाता है जब तक लॉ मेकर उसके ऊपर कोई अलग चीज नहीं लाते। तो जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये क्या है बेटा, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के तहत, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के तहत ये अपन चीज पढ़ रहे हैं कि एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, पर आपको ये समझा रहा हूं कि ये पॉइंट कहां से आ रहा है। ये पॉइंट आ रहा है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। अब सर सवाल ये बनता है कि मैकाउरा और नॉर्दर्न एश्योरेंस का मतलब क्या है। देखो, जिसका नाम सबसे पहले होता है ना बेटा, इस पार्टी को बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है दुखी आत्मा, जो कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे पहले गया और वो जिसके खिलाफ गया, इसे डिपेंडेंट बोला जाता है। और वो कौन है अपने केस में, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जिसके खिलाफ आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो उसे बोला जाता है एग्रीव पार्टी। और समझना है ना, मतलब जो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहा है दुखी होकर, दुखी आत्मा जो है बेटा वो मैकाउरा है, उसका नाम पहले आता है। और वो जिसके खिलाफ गया वो आता है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बोलो जल्दी से, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर। समझ पा रहे क्या आप बात को, है ना। यस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस केस लॉ में आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या अर्थ होता है। तो देखो, अगर मैं इस फोन का बेटा इंश्योरेंस निकालता हूं तो क्या लगता है आपको, क्या इस फोन को कुछ होने से आपको लगता नहीं मुझे कुछ ऊंच नीच होगा। मैं इस माइक का इंश्योरेंस निकालता हूं, क्या लगता है आपको ये माइक डिस्ट्रॉय हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ फील होगा, इसलिए इंश्योरेंस निकाल रहा हूं। हम लोग खुद के हेल्थ इंश्योरेंस, या मैं अपने मम्मी पापा का या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस या मेरे वाइफ का निकालूंगा, या मेरे वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस, मम्मी पापा का लाइफ इंश्योरेंस निकालूंगा। क्यों? क्योंकि समझिए आप बात को, मेरा इंटरेस्ट है, क्या है बोलो, मेरा ये प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरेस्ट है, मेरा खुद के हेल्थ के अंदर इंटरेस्ट है। मैं क्या पड़ोसी का इंश्योरेंस निकालूंगा क्या? नहीं, अनलेस अदरवाइज कुछ और, है ना। लेकिन मैं पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा, पर मैं मेरे घर का फायर, बाकी सब इंश्योरेंस निकालूंगा बेटा। समझ पा रहे? क्योंकि अगर मेरे घर को या मेरे प्रॉपर्टी को कुछ भी हुआ तो मुझे फर्क पड़ता है। क्या कहा मैंने, बोलो, मुझे फर्क पड़ता है, बराबर ना। तो इसलिए मैं क्या निकालूंगा, मैं इनका इंश्योरेंस निकालूंगा। तो ये लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी की है तो उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा, कंपनी का होगा। क्या मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी में होने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं होने। आपको नीचे के एग्जाम्पल से मैं अभी समझाऊंगा। देखो, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है बेटा मैकाउरा। क्या नाम है, बोलो जल्दी से, मैकाउरा। इस मैकाउरा ने एक कंपनी बनाई, इस कंपनी के 99 शेयर्स अपने पास रखे और जो एक शेयर है वो अपने फ्रेंड आउटसाइडर को दिया। अब देखो होता क्या है, समझ रहा बात को। ये जो मैकाउरा है ना, ये क्रेडिटर भी है कंपनी का, मतलब कंपनी को जो माल सप्लाई करता है वो भी कौन है, मैकाउरा है। कंपनी को माल सप्लाई करेगा और कंपनी से उस माल के बदले पैसे लेगा बेटा, ठीक है। यस। तो मैकाउरा ने माल सप्लाई किया कंपनी को और ये माल कंपनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, कुछ समय बाद इस माल को आग लग जाता है बेटा, और ये जो माल है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मैकाउरा, सुनना बात को, ये जो मैकाउरा है ना, मैकाउरा क्या सोचता है, मैंने इस माल के ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखा हूं। क्या निकाल के रखा हूं, बोलो जल्दी से, मैंने इस माल के ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखा हूं। और मैकाउरा नॉर्दर्न एश्योरेंस जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको बुलाता है और कहता है देखो ये माल जल गया, मुझे पैसे दो। जब ये बात इंश्योरेंस कंपनी का नहीं देंगे, क्योंकि ये माल किसका है, कंपनी का है, तो अगर कंपनी इसके ऊपर इंश्योरेंस निकालती तो पैसा मिलता, बट आपके इंश्योरेंस निकालने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकाउरा कह रहे कैसी बातें कर रहे हो सर, मेरा 99% स्टेक है इस कंपनी के अंदर, आप ऐसा मत करो, कंपनी मेरी है, मैं कंपनी है और मैं एक ही हूं। पर मुझे बताइए, लॉ मेकर्स ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि कंपनी और उसको बनाने वाले जो लोग हैं ना, ये दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ जरा मुझे बताना। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी को इंश्योरेंस निकालना था इस स्टॉक के ऊपर। माना कि ये जो स्टॉक है पहले मैकाउरा के पास था, तब उसने इंश्योरेंस निकाला था, बट एक बार उसने कंपनी को बेच दिया, तो अब कंपनी को स्टॉक के ऊपर क्या निकालना पड़ेगा? इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब जरा मुझे आप एक बात बताइए, क्या क्या यहाँ पे मैकाउरा की जो डिमांड है इंश्योरेंस कंपनी से वो सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस उसके पर्सनल नेम का है, कंपनी के नाम का नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, कंपनी के नाम का नहीं है। समझे क्या आप बात को? है ना, बस ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है। हम लोग इसको आगे के क्लास में, कल के क्लास में मैं आपके जो केस लॉ उसको डिस्कस कर लूंगा और एक बार मैं आपको बाद में फिर से बता दूंगा, ठीक है। बट होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन का कंपनी के प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता। मैं ये पॉइंट आपके साथ कहना चाहता हूं, मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बेटा करेंगे अपन केवल और केवल इतना। आपको ये नोट्स चाहिए तो ये जो नोट्स मैंने अभी आपको जितना लिखवाया हूं ना, ये नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज देता हूं और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अभी तक जितना पार्ट हुआ है, एंड इसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी जब हमारा कंपनीज एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैं पूरे नोट्स को अपलोड कर दूंगा हमारे ड्राइव के ऊपर, जो मैंने कल आपको बताया था। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसके कमेंट सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा? लेक्चर ट्रैकर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो लेक्चर ट्रैकर के इससे नोट्स भी देख पाएंगे और बाकी सारी चीजें भी कर पाएंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। सर रफ नोट्स क्या करूंगा बेटा? देखिए, रफ नोट्स को मैं ही आपको बोल रहा हूं मत बनाओ, आप फिर भी मांग रहे मेरे से, बहुत ही हो गए तो, ठीक है। आओ, और ये वाले नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा कंपनीज एक्ट के बेटा, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। लेक्चर ट्रैकर की लिंक जरूर से चेक करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे देखने दो तो है क्या? हाँ बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ट्रैकर की लिंक मिल जाएंगी, आप वहीं से देख लेना, ठीक है ना। ट्रैकर की लिंक आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। होप तो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से आज के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। सर क्या ये नोट्स को एग्जाम में? नहीं बेटा, ट्रेंडिंग है ना नोट्स। मतलब आप सोच के देखो कितनी बेवकूफी होंगी बेटा ये, कि मैं नोट्स को बनवा रहा हूं पर आप इसको एग्जाम में लिख नहीं सकते। मतलब मस्त टाइम पास कर रहे हैं आप भी और मैं भी, है ना। अरे यार, इसको आप पेपर में लिख सकते हो तभी नोट्स को बनाऊंगा ना। वारे भले मानुस, मतलब बहुत ही हो गया ये तो, है ना। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो पांडे जी, बहुत ही हो गया। तो बेटा हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे इसको, सीधी सी बात है, हम और आप इसको पेपर में लिख पाए, इसलिए मैं यहाँ पे इतने एफर्ट्स लेके इसको बनवा रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट इसमें। समझ रहे आप बात को, है ना। ओके, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।